जैसे राजू भाई के जैसे लोग चढ़ते जाएंगे बलि पर, और फिर हम लोग सोचेंगे कि अब उनको पॉइजन दिया गया था, किसी पार्टी ने मारा या किसी मल्टीनेशनल ने मारा या किया, इसका पहले पर्दाफाश हो जाए। 30 नवंबर 2010 को एक ऐसे आदमी की मृत्यु हो जाती है जो न केवल लोगों को दुनिया की काली सच्चाई से रूबरू करवाते थे, बल्कि एक व्यक्ति को बीमारियों से दूर एक अच्छी लाइफ कैसे जी जाती है इसके बारे में भी टिप्स दिया करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजू दीक्षित की, जिनकी मौत उनके जन्मदिन यानी 30 नवंबर को ही एक रहस्यमय तरीके से हो जाती है। लेकिन हमारे बाबा रामदेव जी इतने ज्यादा जल्दी में थे कि उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद भी बिना पोस्टमार्टम के ही राजू दीक्षित का अंतिम संस्कार करा दिया, वो भी तब जहाँ सभी को उनकी बॉडी को देख के समझ आ गया था कि ये नॉर्मल डेथ तो नहीं है बल्कि हत्या है, और उन्हें जहर देके मारा गया है, क्योंकि डेथ के बाद राजू दीक्षित का पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। आज की इस वीडियो में बहुत ही गहराई में जाके हम ये पता करेंगे कि एक्चुअली में उनके साथ उस दिन क्या हुआ था, आखिर क्यों स्वामी जी पोस्टमार्टम करने से मना कर रहे थे, और राजू दीक्षित के मौत के पीछे किन किन लोगों का मेन हाथ है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखो, राजू दीक्षित जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसी बातों को करते थे जो अक्सर या तो किसी पॉलिटिशियन या मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ होती थी, या फिर वो बात हमारे देश के प्रधानमंत्री की हो या फिर करप्शन की। वो खुलेआम जनता के सामने अपनी बात को रख देते थे, जिसमें जहां वो कभी कोको कोला को डायरेक्टली तेजाब बोल के लोगों को इसे पीने से रोकते थे, तो कहीं कहते थे कि मैगी में सुअर की चर्बी और ब्लड मिला के लोगों को खिलाया जा रहा है। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया कि हेमा मालिनी लक्स का ऐड करती है, लेकिन जब उन्होंने हेमा मालिनी से पूछा कि आप लक्स से नहाती है, तो उन्होंने कहा कि वो बेसन में मलाई डाल के नहाती है, वो लक्स से कभी नहाई ही नहीं है। ऐसे ही ममता बनर्जी बीफ खाती है, अमिताभ बच्चन की आदत पेप्सी पीने से खराब हो गई थी। ऐसे ही सैकड़ों बातों को वो खुलेआम जनता के सामने रखते थे। सीधी बात यह है कि राजू दीक्षित मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन कल्चर या फिर हमारे देश का खराब एजुकेशन सिस्टम हो या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, इन सभी के खिलाफ तो सच बातें बताते ही थे। इसी के साथ ये अल्कोहल, बीन, कॉस्मेटिक क्रीम्स, ड्रिंक, फॉरेन कंपनी को देश से पूरी तरीके से बाहर करने के लिए एक दृढ़ संकल्प भी बना लिए थे, और ये सब उन्होंने 1999 से ही आजादी बचाओ आंदोलन के नाम से कैंपेन भी शुरू कर दिया था। और 2009 में बाबा रामदेव से मिलने के बाद इन दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट को भारत स्वाभिमान के नाम से लोगों के सामने रखा। खैर, एक समय ऐसा आया जब राजू दीक्षित की फॉलोइंग उस समय बिना इंटरनेट के ही लाखों में हो गई थी। और तब यहाँ दूसरी तरफ एक और ऐसे शख्स थे जो लोगों में ऐसे ही अवेयरनेस फैलाने का काम किया करते थे, और वो थे बाबा रामदेव जी। और उसी समय बाबा रामदेव जी भी ने अपने पतंजलि प्रोडक्ट को लॉन्च किया था, और ये बात वो अच्छे से जानते थे कि वो अगर राजू दीक्षित के साथ मिल जाएंगे तो उनकी पब्लिक में एक इमेज तो बनी ही रहेगी, साथ ही इनडायरेक्टली लोग जब विदेशी कंपनियों को छोड़ेंगे तो हमारे ही प्रोडक्ट को अपनाएंगे और सेल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके बाद ऐसे ही राजू दीक्षित जी घूम घूम कर अक्सर लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम किया करते थे, और पूरे देश में लोग उनकी बातों को सुनने और मानने लगे। ऐसे ही करते करते वो दिन आया जिस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, और वो दिन था 30 नवंबर 2010। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले राजू जी 29 नवंबर को चंडीगढ़ के दुर्ग जिले के बेमेतरा तहसील में आते हैं। 2 बजे की स्पीच थी, वो उसे खत्म करते हैं और फिर यहाँ से भिलाई की तरफ रवाना होते हैं, जिसमें वो अपनी कार में दयाराम के साथ ड्राइवर कन्हैया के साथ भिलाई क्षेत्र की ओर जा रहे होते हैं। वो अपनी कार में बैठे ही होते हैं, तभी अचानक से उन्हें बहुत बेचैनी होने लगती है और चेहरे पर पसीने आने लगते हैं। ये सब देखकर दयाराम ने पूछा क्या आप ठीक हो, तो उन्होंने ये कहकर गाड़ी को पास में लगाने के लिए कन्हैया से कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस सीने में गैस चढ़ गई है, टॉयलेट जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कन्हैया ने दुर्ग में मौजूद निवास के पास के मौजूद शौचालय के पास कार रोकी, और फिर राजीव जी कार से उतरकर हल्के होने के लिए इस शौचालय में चले जाते हैं। लेकिन काफी वेट करने के बाद जब राजीव जी नहीं आए, तब कन्हैया और दयाराम ने चेक करने के लिए सोचा, और जब वो वहाँ पहुँचे तो जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि राजीव जी बेहोशी की हालत में टॉयलेट के फर्श पर गिरे हुए थे। जिसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट कराने की बात होने लगी, लेकिन राजीव जी बार बार एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए मना कर रहे थे। वो बस एक ही बात बार बार बोले जा रहे थे कि मुझे बस होम्योपैथी डॉक्टर के ही पास जाना है। लेकिन फाइनली स्वामी जी से बात करने पर रामदेव ने उन्हें समझाया, तो फिर राजीव जी इस बात के लिए एग्री हो गए, और फिर फौरन ही उन्हें एडमिट कराया गया। लेकिन जिस हॉस्पिटल में राजीव जी को एडमिट कराया गया था, वहाँ पे कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड ट्रीटमेंट की फैसिलिटी नहीं होने के कारण राजीव जी को अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, जहाँ डॉक्टर दिलीप रत्नानी के अंडर में इनका इलाज शुरू किया गया। लेकिन रात के 1 से 2 बजे के बीच डॉक्टर दिलीप ने राजीव जी को मृत घोषित कर दिया। 1 दिसंबर 2010 को उनके पार्थिव शरीर को उनके चाहने वालों को सौंप दिया गया, और चार्टर्ड विमान से राजीव के शव को हरिद्वार लाया गया, जहां उनके शरीर को वर्धा ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन वहां न ले जाकर उनके शरीर को हरिद्वार लाया गया पतंजलि आश्रम में। लेकिन पतंजलि आश्रम पहुंचते पहुंचते अब राजीव जी की बॉडी बैगनी और नीली पड़ने लगी। स्किन उधड़ी सी थी, नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था, जैसे अक्सर जहर देने पर बॉडी हो जाती है। अब इनकी बॉडी देखने के बाद राजीव जी के समर्थन रामदेव से पोस्टमार्टम की मांग करने लगे कि बॉडी आखिर नीली बैगनी क्यों पड़ गई है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब उन्होंने फैमिली से बात की पोस्टमार्टम के लिए परमिशन दे दें, क्योंकि बॉडी को देखकर कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रहा है, लेकिन गड़बड़ होने के बाद भी फैमिली का एक मेंबर ही पोस्टमार्टम के लिए रेडी नहीं हुआ था। और फिर राजीव जी के समर्थकों ने बाबा रामदेव से बार बार रिक्वेस्ट की, लेकिन बाबा रामदेव ने पोस्टमार्टम से साफ साफ मना कर दिया, और फिर बाबा रामदेव ने राजीव जी की बॉडी का जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार भी करा दिया। अब आगे मैं आपसे कुछ कहूँ, इससे पहले आप एक बार जरा इस क्लिप को ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि मैंने चर्चा स्वामी जी से की, उस वक्त दीपू भाई उपस्थित नहीं थे। यहाँ पे कुछ 10 लोग जो हमारे साथ आए थे वो भी कुछ यहाँ पर नहीं है, मैं उपस्थित था। मैं बताता हूँ, पाटिल साहब थे
मैंने जो स्वामी जी से बात की, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि मदन भाई आप ही सिर्फ स्वामी जी से बात करना, क्योंकि 10 लोग अगर बात करेंगे तो वो बात पूरी नहीं होगी। तो मैंने स्वामी जी से जो बात की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सत्य है, वो मुझे इस बात को बोलने के लिए कोई डर नहीं लगता और मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ, समझे क्या? और मैं किसी बड़ी ताकत से भी नहीं डरता, छोटी से भी नहीं डरता, उससे बड़ी ताकत से भी नहीं डरता। लोगों के हर किसी के मन में, हर छोटे से बच्चे को ये पता था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि राजू भाई का डेथ स्वाभाविक है। अगर जहर दिया है तो राजू भाई की बॉडी नीली होंगी, जामुनी होगी। मैं आपको क्लिप दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में क्लिप्स है। राजू भाई की बॉडी पूरी तरह से नीली थी जब हम लोग वहां पे पहुंचे। ये रहस्य शास्त्री जी के जैसा उनके साथ जैसे चला गया ताशकंद के वक्त में, राजू जी का भी ये पूरा रहस्य बन के ना रहे, ऐसा करके हम लोगों ने एक मैटर लिखा और 50 लोगों की साइन लेकर हम लोग दूसरे दिन सुबह 1 तारीख की सुबह को हम लोग पहुंचे स्वामी जी के पास में। और 5:30 बजे जब पहुंचे तो किसी सिक्योरिटी ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया। तो हम लोगों ने कहा कि ये लेटर, मैंने कहा कि ये लेटर हम लोग स्वामी जी को देना चाहते हैं। ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। मैंने वो लेटर जो है उस सिक्योरिटी को दिया और मैंने कहा कि देखो मेरे पास इसकी जेरॉक्स तो नहीं, मैं आपके ऊपर विश्वास रख के आपको देता हूँ कि ये 50 लोगों ने स्वामी जी के पास में लेटर दिया है। बोले, उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम लोग नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है कि हम लोग जब तक स्वामी जी नहीं मिलते हम इसी यहाँ पर बैठे रहेंगे, इसी ज़मीन पर, और अगर नहीं आएंगे तो हम लोग सिर्फ नारे लगाने के बाकी रहेंगे। ये बात आप स्वामी जी को जाके बता देना, मेरी बात। लोगों को 7:30 बजे ऊपर बुलाया और हम लोगों ने जो बात की उन लोगों से, मतलब स्वामी जी से जो बात की, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मदन, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे, राजू भाई को समझाया था कि एलोपैथी ले लीजिए, और राजू भाई बार बार मास्क निकाल रहे थे, वो मना कर रहे थे कि मैं एलोपैथी नहीं। हो सकता है कि उस वक्त आप जबरदस्ती से दूसरी चीज दे रहे हो और राजू भाई मना कर रहे हो। राजू भाई को जानकारी थी कि मुझे ये चीज नहीं हुई है, मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे जबरदस्ती, इसलिए मैं मास्क निकाल के फेंक रहा हूँ। ये भी बात हो सकती है। मुझे जब मैंने ये क्वेश्चन उनके सामने रखा कि उनकी बॉडी नीली क्यों हुई, तो वो कहते हैं कि हमने बॉडी जब किसी एरोप्लेन में लाई जाती है तो उस वक्त 2 दिन के लिए रखना है या 1 दिन के लिए रखना है, तो उस वक्त उनको इंजेक्शन दिया है, तो उसके कारण वो बॉडी नीली हो गई। तो मैंने उनके सामने एक प्रश्न रखा कि क्या मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो क्या बॉडी जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, मर जाता है, उसका ब्लड फ्लो नहीं होता है बॉडी में, तो वो इंजेक्शन ने कैसा, उसकी मेडिसिन कैसे गई? तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पंपिंग किया। पंपिंग अगर कितनी भी ताकत से अगर किया जाए ना तो भी वो पूरे वेन्स में नहीं जाता। और अगर आपने ये किया है तो आप इस पीएम का विरोध क्यों कर रहे हैं? सीधा से ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए। 150%, 200% ये बताता हूँ कि राजू भाई की ये स्वाभाविक मौत नहीं है। उपस्थित रहे होंगे उसी वक्त एक लेडी भी वहाँ पे थी जिसका नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो नाम नहीं लेना ही ठीक है। तो उस डॉक्टर ने भी बाबा के इस व्याख्यान के बाद में उन्होंने उंगली उठा के कहा था कि आप जो बोल रहे हैं ना ये सारी बातें झूठ है। वो वहाँ पे डॉक्टर रह चुकी है 1.5 साल तक। उस लेडी ने कहा था कि राजू भाई के ये संदेहास्पद है और राजू भाई के पीछे क्या क्या हो रहा था ये मुझे पता है। उस लेडी को पता था, राजू भाई ने कुछ बातें उससे शेयर। इस क्लिप को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आखिर पूरा केस किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ही अब इसी के बीच एक लेडी उठकर आती है जो पिछले 10 सालों से बाबा रामदेव पर नजर रख रही थी और उनके हर एक हलचल पर बारीक से बारीक ध्यान दे रही थी। और ठीक 10 साल के बाद 2017 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था गॉडमैन टू टाइकून। इस बुक में ऑथर ने रामदेव के सारे काले करतूतों के चिट्ठे खोल दिए थे। लेकिन गेस करो कि क्या हुआ होगा। इस बुक को पब्लिश होने के ठीक 1 महीने बाद ही रामदेव ने कोर्ट में अपील की और ठीक 1 महीने के अंदर ही इस बुक को बैन करा दिया गया। मतलब सोच के देखो कि इनकी क्या पावर होगी। खैर, इस बुक के एक चैप्टर में ऑथर ने ये बताया कि कैसे यशदेव शास्त्री ने, जो पतंजलि योगपीठ के एक मेंबर थे, वो अक्सर स्वामी रामदेव से ये कहते थे कि राजू दीक्षित को ज्यादा टीवी पर ना दिखाया जाए, क्योंकि जैसे लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं वैसे तो लोग तुम्हें देखना छोड़कर राजू दीक्षित को ही फॉलो करने लगेंगे। और इसी के चलते शास्त्री और रामदेव का भाई राजू दीक्षित से काफी ज्यादा चिढ़ने लगे और आश्रम में ही 2 गुटों में बढ़ गए, जो एक समर्थन करते थे और दूसरी तरफ जो चिढ़ते थे। खैर, अब इस फैक्ट के आधार पर मैं ये फैसला आपके हाथ में छोड़ देता हूँ कि ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर सोची समझी की गई एक हत्या। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर की बहुत बातें आप सबको बताया करते थे, लेकिन जो भी भगवान का विधान वह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत याद आती है वर्धा में आकर के। और खास